IME गाजियाबाद 27 years of excellence in higher education और बैंक ऑफ इंडिया रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ओम प्रकाश दास और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत की दुनिया में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक। ट्रस्टियों ने देश के लिए महत्वपूर्ण समय में फंड द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। पीएम ने फंड के तहे दिल से योगदान देने के लिए देश के लोगों की सराहना की। फंड में सलाहकार बोर्ड के गठन के लिए राजीव महर्षि, सुधा मूर्ति और आनंद शाह को किया गया शामिल। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का निधन। लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था इलाज। 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया शोक। कहा वो वर्षों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। दिल्ली में एक ट्रक ने 6 लोगों को कुचला। हादसे में 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। वहीं आंध्र प्रदेश के चित्तूर की एक फैक्ट्री में भीषण आग में 3 लोगों की मौत। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। शीर्ष अदालत में आज सुनवाई का 9वां दिन। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही है सुनवाई। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध का किया था बचाव। कहा था दूसरे समुदाय के छात्रों को भी यूनिफॉर्म से हटकर धार्मिक परिधान पहनने की इजाजत नहीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस में आंशिक सैन्य लामबंदी की घोषणा की है। राष्ट्र के नाम अपने विशेष संबोधन में पुतिन ने कहा, पश्चिम में सीमा पार कर ली है। पश्चिम रूस को कमजोर करने, विभाजित करने और नष्ट करने की अपील कर रहा है। कहा वो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हर जरूरी संसाधनों का करेंगे इस्तेमाल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यूएनजीए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया संदेश पूरी तरह सही। मोदी ने कहा था ये वक्त युद्ध का नहीं। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। हरमनप्रीत कौर की टीम ने सीरीज में बनाई है 1-0 की बढ़त। आज जीत दिलाएगी अजय बढ़त। और डालते हैं इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीने से चल रहे युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र के नाम अपने एक विशेष संबोधन में यूक्रेन के लिए रूस में आंशिक सैन्य लामबंदी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केवल सैन्य भंडार में और रूसी सेना में सेवा करने वाले और प्रासंगिक अनुभव रखने वाले लोग ही भर्ती के अधीन होंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आज से शुरू होगी लामबंदी की गतिविधियां। डिक्री पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्र के नाम अपने एक विशेष संबोधन में यह कहा गया कि पश्चिम ने सीमा पार कर ली है। पश्चिम रूस को कमजोर करने, विभाजित करने और नष्ट करने की अपील कर रहा है। पुतिन ने कहा कि वो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हर जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन ने इसे जरूरी बताते हुए कहा कि इस कदम की आवश्यकता थी क्योंकि ये रूस के लिए
मुक्ति भूमि में लोगों की रक्षा के लिए तत्काल निर्णय लेने की जरूरत थी। पुतिन का यह भी कहना है कि वो डॉनबास में लड़ रहे स्वयंसेवकों को कानूनी दर्जा देंगे। I think it is necessary to support the proposal of the Ministry of Defense and the General Staff to hold a partial mobilization in Russia. I repeat, we are talking of a partial mobilization only. Only people in the military reserve will be drafted. The priority will be on people who served in the armed forces, have military specialization and experience. Those drafted before being sent to the places of service will have mandatory additional training relying on experience gained during the special military operation. The decree on partial mobilization has been signed. उस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़ रहे हैं। अमृतपाल, ऐसे वक्त में जब हमने देखा यूएनजीए में पश्चिम और कई देश, फ्रांस और अमेरिका खासकर, उन्होंने किस तरह से अपनी बातें रखी हैं, ऐसे में रूस का ये कदम या व्लादिमीर पुतिन का ये कदम कितना महत्वपूर्ण और किस नजरिए से समझा जाए? देखिए, इसका मतलब सीधा है कि राष्ट्रपति पुतिन वेस्ट को रेफरेंडम के पहले एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि अगर रेफरेंडम में ये आता है कि ये 4 इलाके यूक्रेन के जहां ये रेफरेंडम हो रहा है, ज़पोरिज़िया, खेर्सन, डॉनबास के इलाके, लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोग, इस रेफरेंडम में लोग ये वोट करते हैं कि वो रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो रशिया उसको कबूल करेगा और उसको पुतिन साहब ने वर्ड यूज किया, लिबरेट किया जाएगा। तो एक तो उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की कि जिसको वो लिबरेट कह रहे हैं और यूक्रेन, वेस्ट या बाकी लोग एनेक्सेशन कह रहे हैं, तो उसके लिए वो तैयार है। दूसरी बात, इसमें ये मैसेज क्लियर था कि मैंने डिक्री साइन कर दी है पार्शियल मोबिलाइजेशन की। 3 लाख रिजर्विस्ट में ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, ट्रेंड हैं, वो आज से ही उनको कॉल अप किया जा रहा है। और उसके कुछ देर बाद डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु आते हैं टीवी पर और ये कहते हैं कि इट्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ आवर रिजर्विस्ट। उनके पास करीब 2.5 करोड़ रिजर्विस्ट हैं, जिसमें से 3 लाख वो आज से बुला रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर इस रेफरेंडम के बाद वेस्ट इंटरवीन मिलिटरीली करता है, जैसे भी अगर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड, उनकी सेनाएं नेटो की आके लड़ती हैं, उसके लिए भी वो तैयार है। अगर यूक्रेन को और हथियार और फाइनेंशियल सपोर्ट देके, जैसे अभी लड़ाई चल रही है, उसको एस्केलेट करते हैं, वो उसके लिए भी तैयार है। और सबसे बड़ी और खतरनाक बात कि अगर, जिसको उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल, कि अगर वो यूज करते हैं या अगर उसको रिजॉर्ट करते हैं तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। एक तरीके से इम्प्लिसिटली कह दिया कि फिर अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात आएगी तो हम डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इन्वोक कर देंगे। और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उनकी ये है कि इवन इफ conventional weapons are used against Russian soldiers and it is an existential threat, so Russia reserves the right to bring in nuclear weapons. इसका मतलब पहली न्यूक्लियर स्ट्राइक वेस्ट करे ना करे, वो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इन्वोक कर सकते हैं जी। तो बेसिकली राष्ट्रपति पुतिन ने इस 7 महीने की जंग की सबसे बड़ी एस्केलेशन की घोषणा या ऐलान कर दिया है। 2 बातें। पहली बात तो ये कि अगर पुतिन ये कह रहे हैं कि वेस्ट ने अपनी सीमा पार कर ली है, अपनी लिमिट से आगे बढ़ गए हैं, तो इसका क्या मतलब? और दूसरा ये कि जो उनके संबोधन में था कि डॉनबास में जो वॉलंटियर सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनको कानूनी दर्जा दे देंगे, इन दोनों के मतलब समझाएं। देखिए, उन्होंने रशियन में उन्होंने संबोधन किया अपनी भाषा में, उसका अंग्रेजी तर्जुमा मैं करता हूँ, तर्जुमा उनके वर्ड्स का। उसका ये है कि
In its aggressive anti-Russian policy, the West has crossed every line. उन्होंने ये नहीं कहा कि सीमा पार कर दी है, कि जो ज्योग्राफिकल सीमा पार करके वो रशिया में घुस गए। नहीं, हाँ, इसका मतलब भी नहीं है, सीमा पार करने का मतलब बॉर्डर क्रॉस करना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो वेस्ट हैज क्रॉस्ड एवरी लाइन। उनका कहने का मतलब है कि उन्होंने सब जो हदें हैं वो पार कर दी हैं, और अब रशिया रिजर्व करता है राइट कि इसको अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करे। ये अपना हिसाब एसेंशियली मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि जिनको वो कह रहे हैं कि वॉलंटियर्स लड़ रहे हैं तो उनको कानूनी दर्जा दिया जाएगा। उसका साफ साफ मतलब ये है कि रेफरेंडम होगा, लोग कहेंगे कि रूस में हम रशियन फेडरेशन को हमने ज्वाइन करना है, और उनको हम अपने इलाका टेरिटरी मान लेंगे, और वॉलंटियर्स को, क्योंकि अभी तक तो वो और उनके हिसाब से भी इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, वो रशियन सैनिक माने जाएं, रशियन सेना की वर्दियां पहनेंगे। ठीक है। और फिर अगर वेस्ट या यूक्रेन उनसे लड़ता है, उन पर अटैक करता है, तो फिर ये रूस की टेरिटरी पे हमला माना जाएगा और रूस की सेना पे हमला माना जाएगा, जिसका वो रिस्पॉन्ड करेंगे, मिलिट करेंगे। क्या इस बात के संकेत मिलते हैं इस संबोधन से, व्लादिमीर पुतिन के संबोधन से, कि जो ये रेफरेंडम होगा निश्चित तौर पर वेस्ट उसको एक उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल जरूर उठेंगे, और क्या इसके लिए रूस तैयार है कि अगर लेजिटिमेसी पे सवाल उठते हैं तो किस तरह से इसको रूस आगे बढ़ाएगा? क्या कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं? उसका मतलब ये है पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन का, कि जी आपने जो शब्दावली यूज करनी है कर लें। एनेक्सेशन कहना है, आज के को एनेक्सेशन कह रहे हैं, हम उसको अपना कंट्रोल मानते हैं, हम उसको लिबरेशन मानते हैं, और यही डॉनबास के साथ करेंगे। इन 4 इलाकों में रेफरेंडम हमारे पक्ष में आता है तो ये रूस का हिस्सा बन जाएगा, और आप इसको जो कहना है कह लें, हम इसको लिबरेशन और आवाम की ख्वाहिशात के बेसिस पर उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब क्या हम ये समझें कि जो ये लामबंदी और जो एक तरह से एस्केलेशन की आशंका दिख रही है, तो जो बीच में हमने देखा था कि कई छूट दिए गए थे, मसलन यूक्रेन से कुछ चीज़ें, गुड्स या कहें जो फूड ग्रेन्स, उनका निर्यात भी शुरू हुआ था। कई तरह की हमने एक तरह का देखा था कि वहाँ पे ईज आउट होता हुआ दिखा था। क्या अगर इस स्थिति के बाद उन सब की एक तरह से खात्मा हो जाएगा, वापसी हो जाएगी उन सब राहतों की? थ्रेट है, बिल्कुल है। जो ब्लैक इनिशिएटिव चल रहा है यूएन और टर्की और रशिया और यूक्रेन की सहमति से, जिन पोर्ट से, ओडेसा पोर्ट से और 3-4 पोर्ट है यूक्रेनियन पोर्ट, वहां से आ रहा है, अगर एस्केलेट होता है तो उस पर फ्रेजाइल का प्रोडक्ट बंद हो जाए, ये नहीं पता। अगर एस्केलेशन होती है, अभी उन्होंने उस पर कुछ कहा नहीं है एक्सप्लिसिटली, पर अगर यूक्रेन लड़ाई और तेज करता है या वेस्ट उसको और मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड करता है। बिल्कुल अमृत, हमारे पास इतना ही वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को विस्तार से हमें और दर्शकों को समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रुकने हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे मिड डे प्राइम के साथ। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर
1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। और बात इस वक्त की ताजा खबर की। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स में देशवासियों के योगदान की प्रशंसा की। पीएम केयर्स फंड का अभिन्न अंग बनने पर प्रधानमंत्री ने ट्रस्टियों का स्वागत किया। बैठक में पीएम केयर्स फंड के नए नामित ट्रस्टी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए ट्रस्टियों और सलाहकारों की भागीदारी से पीएम केयर्स फंड के कामकाज को व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ साथ पीएम केयर्स फंड के नए नामित ट्रस्टी भी शामिल हुए। बैठक में पीएम केयर्स की मदद से शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे में एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी शामिल है, जो 4,345 बच्चों की मदद कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जुड़ गए हैं। अरुण, सबसे पहले यही कि इस बैठक का क्या मकसद था? क्या पीएम केयर्स फंड ये आगे भी जारी रहेगा इसी तरह से, और क्या इसे और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए, ज़्यादा इसके दायरे को बढ़ाया जाए? देखिए, 3 बड़ी बातें हैं इस बैठक की जहाँ तक बात की जाए तो। सबसे पहली बात कि जो पीएम केयर्स फंड है इसको और इफेक्टिव बनाना। जब पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया था कोविड महामारी के दौरान, तो उस समय हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो थे वो बाय डिफ़ॉल्ट पीएम केयर्स फंड के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, और प्राइमरीली जो होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इसके ट्रस्टीज़ थे। लेकिन जिस समय पर पीएम केयर्स फंड को बनाया गया था, उस समय पर इस प्रावधान को रखा गया था कि चेयरमैन अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हुए इसके दायरे को बढ़ा सकता है और 3 अन्य ट्रस्टीज को इसमें ऐड कर सकता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो इसमें देखिए कि जुडिशियल एंगल, लीगल एंगल और एक तरह से इकोनॉमिक और सोशल फिलैंथ्रोपिस्ट जिसे कहते हैं, उन एक्सपर्टीज डोमेन को लोगों को यहाँ पर एक तरह से इस जो नए ट्रस्ट जो ट्रस्ट का प्राइमरी जो एक्सपेंशन किया गया है उसके अंदर उनको शुमार किया गया है। एक तो इसमें जो करिया मुंडा जी है वो शामिल हैं, जो कि फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, एक तरह से लेजिस्लेशन का एक्सपर्टीज़ रखते हैं। साथ ही साथ जस्टिस थॉमस है, उनको इसमें शुमार किया गया है। काफ़ी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस भी उन्होंने दिए हैं अपने कार्यकाल के दौरान। तो एक तरह से जुडिशियल एंगल या फिर लीगल जो एक्सपर्ट है उनको इसमें शुमार किया गया। और साथ ही साथ रतन टाटा को, जो कि एमिरेटस है टाटा सन्स ग्रुप के, उनको इसमें शुमार किया गया है। मकसद साफ है कि जो ट्रस्ट को और इफेक्टिव बनाना और इसको एक्सपैंड करना। लेकिन दूसरा सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जैसे एडवाइजरी बोर्ड का भी गठन किया गया है, जिसमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, यानी कि जो हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग हैं प्राइमरीली उनको इसमें शुमार किया गया। सबसे पहले जो कैग के जो फॉर्मर जो CAG हैं राजीव महर्षि, उनको इसमें जगह दी गई, जो एडवाइजरी का बोर्ड के सदस्य के तौर पर काम करेंगे। साथ ही सुधा मूर्ति इसके अंदर शामिल हैं, और प्राइमरीली जो आनंद शाह है, जो कि पिरामल ग्रुप के हैं, जो पिरामल फाउंडेशन से ताल्लुक रखते हैं, जिसका हेल्थ केयर क्षेत्र के अंदर काफ़ी काम है। सुधा मूर्ति का भी काफ़ी हेल्थ और एजुकेशन में काम रहा है, उनको इसमें शामिल किया गया है। मकसद साफ है कि पीएम केयर्स जो फंड है, इस फंड को प्राइमरीली कैसे हम लोग बहुत इफेक्टिव बना सके, और जन कल्याण के लिए या फिर कहीं पे भी डिस्ट्रेस सिचुएशन अगर देश में होती है तो कैसे इस फंड को वहां पे डाइवर्ट किया सके इफेक्टिव यूसेज के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चूंकि पीएम केयर्स फंड का जो गठन था वो कोविड के टाइम हुआ था, तो उस समय पर हम देखते हैं कि कई सारे वैक्सीन के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया गया, तो लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी गई थी। साथ ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब ये पीएम केयर्स फंड
बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, केवल कोविड के लिए ही अब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। देश में कहीं पे भी कोई भी डिस्ट्रेस सिचुएशन होती है, कोई भी ऐसे कोई भी वोलेटाइल सिचुएशन देश में होती है जहाँ पर पीएम केयर्स फंड की ज़रूरत या आवश्यकता हो सकती है, तो उस फंड का वहीं पे डाइवर्ट, उसको वहाँ पे डोनेट करके उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि प्राइमरी जो डिस्ट्रेस सिचुएशन है उसको काबू में लाया जा सके। जो इमरजेंसी फंड की जब इमीडिएटली जरूरत होती है तो पीएम केयर्स फंड का वहाँ पर एक तरह से उपयोग किया जाएगा। और एडवाइजरी बोर्ड का गठन करना अपने आप में बहुत ही विजनरी डिसीजन है, क्योंकि इसमें सुधा मूर्ति हो जो कि हेल्थ और एजुकेशन में काफ़ी बेहतरी के साथ काम कर चुकी हैं, राजीव महर्षि जो कि फॉर्मर सीएजी रह चुके हैं, और साथ ही साथ जो आनंद शाह जो कि पिरामल फाउंडेशन के हेल्थ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मेडिसिन या वैक्सीन से रिलेटेड चीज़ों में उनकी एक्सपर्टीज रहती है। तो ये इनका इमीडिएटली एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनना साफ तौर पर एक तरह से विजनरी डिसीजन आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो पीएम केयर्स फंड को प्राइमरीली यहाँ से और इफेक्टिव और बहुत ही इंक्लूसिव इन नेचर बनाने की एक तरह से कवायद की गई है। बिल्कुल अरुण, हम जानते हैं आंकड़ों के लिहाज से, और प्रधानमंत्री ने जो लोगों का योगदान है उसकी भी तारीफ की है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो आंकड़े बताते हैं कि महज 5 दिनों में 3000 करोड़ से ज़्यादा की इसमें फंडिंग हुई थी, लोगों ने अपना योगदान दिया था, और अगले साल यानी साल 2020-21 में 3 गुना इसकी राशि हो गई थी। तो लोगों के सहयोग से ये पूरा फंड चलता है, लेकिन इसको लेकर कोई क्या मैकेनिज्म है कि इसमें लगातार फंडिंग आती रहे, क्योंकि इस पे भी बात होती रही कि प्रधानमंत्री राहत कोष है उसका एक अपना मैकेनिज्म है। तो क्या इन सब बातों को भी ध्यान में रखा गया है या रखा जाएगा, क्योंकि नए लोग भी शामिल हुए हैं? देखिए ओम प्रकाश, एक चीज़ हमने कोविड महामारी के दौरान देखी है कि जो हमारा देश है ये एज अ कंट्री यूनाइट हुआ ऐसी महामारी के दौरान में। चाहे हमने देखा कि छोटा छोटा व्यक्ति हो, यानी कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो, उसने भी अपने इच्छा अनुसार जितना वो फंड में डोनेट कर सकता था उन्होंने किया। एम्प्लॉयज़ जो विभिन्न प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं उन्होंने डोनेट किया, इंस्टीट्यूशंस ने डोनेट किया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर ने डोनेट किया, यानी हर तबके के लोगों ने इस पर डोनेट किया, बिकॉज हर कोई इस कोविड महामारी से इम्पैक्ट हुआ था, तो वो उस पेन को समझ सकता था, और इसी वजह से हर कोई बढ़ चढ़ करके आगे आए ताकि वो पीएम केयर्स फंड में उन्होंने पैसा डोनेट किया, जिससे कि प्राइमरीली हर किसी की सहायता की जा सके। केवल भारतीय नहीं, जो भारतीय दूसरे देशों में भी रह रहे हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके पीएम केयर्स फंड में एक तरह से इसमें डोनेट किया है। आप जो आंकड़े बता रहे, बिल्कुल जाहिर सी बात है ये, और इससे कई ज्यादा ये आंकड़े होंगे जहां तक पीएम केयर्स फंड की डोनेशन की बात आती है। लेकिन अब प्राइमरीली फोकस इस बात पर रहा है कि ऐसी डिस्ट्रेस सिचुएशन कभी फ्यूचर में आती है तो भारत ने जो एक्सपीरियंस गेन किया है इस कोविड महामारी के दौरान, वो एक्सपीरियंस आगे काम आए। तो कैसे अगर फंडिंग, क्योंकि इमीडिएटली जो हमको सहायता की जरूरत होती है, फाइनेंशियल तौर पर जरूरत होती है, तो पीएम केयर्स का फंड वो बैकबोन या फिर उस रिजर्व की तरह से काम करेगा कि इमीडिएटली फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई डिस्ट्रेस सिचुएशन होती है तो इमीडिएटली उस फंड से कहीं ना कहीं सहायता पहुंचाई जा सके। कोविड वैक्सीन समय कम है, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी खबर पर विस्तार से हमारे दर्शकों के सामने तथ्यों को रखने के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और अब एक बेहद दुखद खबर, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की है। 1 महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आज उनका निधन हो गया। कॉमेडियन के स्वास्थ्य के बीच में सुधार देखने को मिला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। जब से राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था तभी से वे बेहोश ही थे। सीने में दर्द और जिम में वर्कआउट के दौरान गिरने के बाद उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राजू श्रीवास्तव पिछले 41 दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। 10 अगस्त को बेहोश होने के बाद से ही उन्हें होश नहीं आया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा दुख जताया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हंसी मजाक और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, लेकिन वो वर्षों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।
और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वे काफी सक्रिय रहते थे। उनके शोकाकुल परिवार और प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। और इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार सुनकर निशब्द हूं। राजू श्रीवास्तव जी ने हास्य कला की दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। और उत्तर प्रदेश से आते थे राजू श्रीवास्तव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि जीवन भर अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के वे सभी का मनोरंजन करते रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। तो एक तरह से दुखों का सैलाब उमड़ पड़ा है राजू श्रीवास्तव उनके निधन के बाद। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे मिड डे प्राइम के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अब सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियों की ओर आपको ले चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लाइव देख पाना जल्दी ही संभव होगा। 27 सितंबर से संविधान पीठ के मामलों का सीधा प्रसारण शुरू किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित द्वारा मंगलवार शाम बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया। जानकारी के मुताबिक यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत संविधान पीठ में चल रहे मामलों से होगी। बाद में इसे दूसरे मामलों के लिए भी शुरू किया जाएगा। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई तो शुरू की, लेकिन आम लोगों के लिए उसका सीधा प्रसारण नहीं किया गया था। शुरुआत में यह प्रसारण YouTube पर किया जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट इसके लिए अपनी वेब की सेवा भी शुरू करेगा। और इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक लंबे समय से आप सुप्रीम कोर्ट के मामलों को कवर करते रहे हैं और ऐसे में ये खबर आना कि अब आम लोग देख पाएंगे, पत्रकारों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी किस तरह से अनुभव को बदलने वाला होगा? जी ओपी, अगर इसकी हम बात करें तो ये जो मसला है ये सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से, काफी पहले से आ चुका था और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सैद्धांतिक तौर पर ये मान लिया था कि जो लाइव स्ट्रीमिंग की मांग है कुछ वकीलों द्वारा, वो एक जायज मांग है और जहां तक प्रोसीडिंग्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो सभी के लिए होनी चाहिए। इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग को सैद्धांतिक तौर पर सहमति तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही दे दी थी। अब यहाँ पर इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम कहें तो इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले कोर्ट अब इस बात के लिए तैयार हुआ है कि वो संविधान पीठ की जो सुनवाई हो रही है उनकी स्ट्रीमिंग शुरू करेगा, यानी वो स्ट्रीमिंग सबके लिए होगी। अभी जब हम कोरोना काल में जब देख रहे थे तब भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीमिंग शुरू की थी, लेकिन वो केवल वकीलों और जो
पार्टीज हैं केस के, और कुछ खास जर्नलिस्ट तक ही सीमित था जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उन तक वो स्ट्रीमिंग थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 में अपने आदेश में कहा था कि सैद्धांतिक तौर पर सभी को एक्सेस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का, उस पर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। और संविधान पीठ के मामले क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और सीधे सीधे लोगों से जुड़े हुए होते हैं, जब भी संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही होती है तो ये मानना चाहिए कि सीधे या परोक्ष रूप से ये हर किसी को प्रभावित करेगा। ऐसे में ये जो महत्वपूर्ण मामले हैं, मान लीजिए जैसे अभी EWS कोटा पर जो सुनवाई हो रही है, इसका जो असर है वो बहुत व्यापक है। ऐसे में ये सुनवाई पब्लिक के सामने होगी, पब्लिक को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट किन बिंदुओं पर सुनवाई कर रही है, किन बिंदुओं को उठाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा कदम है ओपी इस लिहाज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास इन तमाम जानकारियों को। हालांकि कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं देश में जिन्होंने पहले ही यूट्यूब पे इस तरह की स्ट्रीमिंग शुरू की है, अब सुप्रीम कोर्ट की भी ये स्ट्रीमिंग या कहें लाइव प्रसारण हम देख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने मुंबई के नवाशेरा पोर्ट से 22 टन से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। ये हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। हेरोइन की कीमत करीब 1725 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इस खेप के नार्को टेरर से तार जुड़े हुए बताए गए हैं। स्पेशल सेल ने कुछ दिनों पहले भी 2 अफगानियों को गिरफ्तार कर नार्को टेरर का खुलासा करते हुए 1200 करोड़ की ड्रग पकड़ी थी। पूछताछ में अफगान नागरिकों ने खुलासा किया था कि मुंबई के पोर्ट पर भी कंटेनर में भी ड्रग मौजूद है। इस पर दिल्ली स्पेशल सेल के स्पेशल CP HS धालीवाल ने बताया कि इसको भेजने वाला अफगान नागरिक है जो पाकिस्तान में है। इस ड्रग को भेजने वाली कंपनी अफगानिस्तान की है और कंसाइनिंग कंपनी दुबई की है। यह हमारे पड़ोसी देश में स्थित एक पोर्ट से चला है। इसके पीछे अफगान नागरिक है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के एरिया में नावशेवा में हमारी टीम ने बहुत बड़ा सीजर किया लिकोरिस, जो कि हेरोइन कोटेड थी। और अभी तक की जो एस्टिमेशन बाय वेट है, क्योंकि लिकोरिस का बहुत ज़्यादा वज़न था, 20 टन थी, 20,000 किलो, तो तकरीबन जो अभी तक एस्टिमेशन है 1.5% बाय वेट विच कम्स टू अराउंड 345 किलो, और जिसकी वैल्यू बनती है 1725 करोड़ इन इंटरनेशनल मार्केट। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सीमापुरी इलाके में एक ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किया गया और एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ट्रक का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा बीती रात करीब 1:45 बजे हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश इकाई ने दिल्ली सरकार के तथाकथित शराब घोटाले के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया है। बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित महापंचायत में दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत बड़ी संख्या में दिल्ली देहात के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सरकार पर ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ने वाला है। आज इस महापंचायत ने ठाना है कि अरविंद केजरीवाल को बताना है कि ये जो बहाना आप बना रहे हैं, इसके बाद आपको दिल्ली से भगाना है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से 22 सितंबर तक जिबूती का आधिकारिक दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री जिबूती के प्रधानमंत्री अब्दुल कादर कामिल मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। वी मुरलीधरन जिबूती के विदेश मंत्री महमूद अली यूसुफ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दौरान विदेश राज्य मंत्री जिबूती में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और जिबूती के बीच
राजनयिक एवं आधिकारिक सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट देने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत और जिबूती के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। वहीं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज से 23 सितंबर तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में आयोजित हो रहे वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्य मंच में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त भारतीय मंत्री स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और उनके प्रयोग में तेजी लाने के लिए 30 से अधिक देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नव प्रवर्तकर्ताओं, युवा पेशेवरों सहित दुनिया भर के हजारों स्वच्छ ऊर्जा नेताओं को एक मंच पर लेकर आएगा। इस दौरान स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में तेजी लाने के लिए जैव रिफाइनरियों, सतत विमानन ईंधन, सामग्री त्वरित प्लेटफॉर्म, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन कैप्चर, हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में भारत महत्वपूर्ण प्रयासों को उजागर करेगा। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रख्यात शिक्षाविदों के साथ साथ भारतवंशियों के साथ भी बातचीत करेंगे। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह कल शाम न्यूयॉर्क पहुंच गए। अगली खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार उड़ गया। हादसा कैसे हुआ फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और आज से हम एक नई पहल शुरू कर रहे हैं, न्यूज लेंस। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे खबरों के अंदर की खबर। इस कड़ी में आज आपको बताते हैं दुनिया में क्या है क्लीन एनर्जी का परिदृश्य और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति की तस्वीर। स्वच्छ ऊर्जा वह ऊर्जा स्रोत है जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। अगर आसान भाषा में बात करें तो स्वच्छ ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा से है जिसके उत्पादन में जलवायु पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो, भूतापीय और जैव ऊर्जा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सौर ऊर्जा सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली स्वच्छ ऊर्जा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार वर्ष 2021 में उपयोग के मामले में दुनिया के शीर्ष 4 स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हैं। सौर ऊर्जा 150 गीगावाट, पवन ऊर्जा 100 गीगावाट, हाइड्रो पावर 50 गीगावाट, बायो एनर्जी 15 गीगावाट। सबसे स्वच्छ ऊर्जा उपयोग वाले शीर्ष 5 देश या क्षेत्र हैं चीन, यूरोप, अमेरिका, भारत और आसियान। वहीं अगर भारत की बात करें तो देश में स्वच्छ ऊर्जा के शीर्ष 5 स्रोत हैं। सौर ऊर्जा 48.71 गीगावाट, बड़े जल विद्युत ऊर्जा 46.51 गीगावाट, पवन ऊर्जा 40.08 गीगावाट, बायो एनर्जी 10.61 गीगावाट, लघु जल विद्युत ऊर्जा 4.83 गीगावाट। अगर भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्य और वर्तमान स्थिति की बात करें तो COP26 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप सरकार 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जून 2022 तक देश में लगभग 58 गीगावाट की सौर क्षमता स्थापित की जा चुकी है। बीते 5 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में विकास की बात करें तो देश में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता मार्च 2014 में 2631.9 मेगावाट से बढ़कर फरवरी 2022 में 50,777.68 मेगावाट हुई। सौर परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली को देशवासियों के लाभ के लिए ग्रिड में डाला जाता है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भारत की प्रतिबद्धता की बात करें तो साल 2021 में सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। भारत की कुल हाइड्रोजन मांग 2029-30 तक मौजूदा 6.7 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 11.7 मिलियन मीट्रिक टन होने की उम्मीद है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस सम्मेलन के दौरान सौर हाइड्रोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सौर, समुद्री जल, पवन और हाइड्रोजन के मिश्रण से युक्त एक हाइब्रिड ऊर्जा मॉडल से जलयानों को हरित ऊर्जा से चलाने की भी योजना। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए भारत ने हाल ही में कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों की बदौलत इंटरनेशनल सोलर अलायंस अस्तित्व में आया। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में यह बिल्कुल साफ है कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत न सिर्फ दुनिया के अग्रिम पंक्ति के देशों में खड़ा है, बल्कि इस नई अक्षय क्रांति का ध्वजवाहक भी है। तो ये था आज का न्यूज़ लेंस। तो आप देखते रहें हमारे इस विशेष प्रस्तुति को। और अब बारी है अर्थ जगत की खबरों से जुड़ने का। और व्यापार प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। अमेरिकी बाजार में 1% से ज्यादा की गिरावट के बाद बुधवार को एशियाई बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई। इसका असर भारत के शेयर बाजार में भी दिखाई दिया। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 400 अंक टूटकर 59,322 के स्तर पर गिर गया। वहीं निफ्टी 140 अंक फिसलकर 17,683 तक जा पहुंचा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, आईटीसी, रिलायंस और टेक महिंद्रा के शेयर्स ने बढ़त बनाई। दूसरी तरफ मारुति, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड और सन फार्मा के शेयर्स ने गिरावट दर्ज की। रुपया 8 पैसे कमजोर होकर 79.82 के स्तर पर खुला। कच्चे तेल के भाव में तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट कच्चा तेल $92 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। और बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक होने जा रही है, जिस पर ब्याज दरों को लेकर फैसला किया जाएगा। ब्याज में अनुमान लगाया जा रहा है कि फेड इस बार 0.5% से 0.75% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने पिछले बैठक में ब्याज दरों में 0.75% के बढ़ोतरी का ऐलान किया था और महंगाई को 2% के दायरे में लाने की बात कही थी। अगस्त में अमेरिका में रिटेल महंगाई पर 8.3% से स्तर पर रही, जो फेड के आरामदायक स्तर से 4 गुने से भी अधिक है। भारतीय समय के अनुसार देर रात ये फैसला आ सकता है। एशियाई बाजारों पर इस बढ़ोतरी की आशंका के मद्देनजर गिरावट दर्ज की जा रही है। डिजिटल लोन ऐप्स पर गड़बड़ियों को लेकर सरकार और आरबीआई ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। गूगल के साथ आईटी मंत्रालय और आरबीआई की कई दौर की बैठकों के बाद अब गूगल ने लोन ऐप्स के लिए जरूरी कर दिया है कि वे अपना लिंक किसी बैंक अथवा एनबीएफसी के साथ स्थापित करें, अन्यथा उन्हें गूगल प्ले स्टोर से बाहर कर दिया जाएगा। लोन ऐप्स के बारे में कहा जा रहा है कि वे पहले ग्राहकों को सस्ते और तुरंत लोन देने के नाम पर अपने साथ जोड़ते हैं और बाद में छुपे हुए खर्चे लगाकर बेवकूफ बनाते हैं। ग्लोबल फिनटेक समिट के दौरान मुंबई में मंगलवार को आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारी संख्या में में आ रहे लोन ऐप्स को लेकर सरकार और आरबीआई सजग है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसे ऐप्स का किसी रेगुलेटेड इकाई द्वारा पूरी जांच की जाए। और बात तो उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हैं। और न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएनजीए के संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में कहा कि पीएम मोदी ने समरकंद में सही कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है, पश्चिम से बदला लेने या पूर्व के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने का नहीं है।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ये कहा था कि ये हमारे जैसे संप्रभु राष्ट्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का समय है। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का स्वागत किया जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। जैक सुलिवन ने कहा कि पीएम मोदी ने समरकंद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जो कहा वो पूरी तरह से सही था और अमेरिका इस बयान का स्वागत करता है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की है। उन्होंने ट्वीट किया कि न्यूयॉर्क में कुछ स्तरीय क्रॉस रीजनल ग्रुपिंग के मेजबानी के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात का धन्यवाद। यूक्रेन में संघर्ष और ग्लोबल साउथ के लिए इसके आशय पर केंद्रित चर्चाएं हुई और इस चुनौतीपूर्ण समय में G20 के महत्व पर भी बातचीत हुई। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के इतर दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी रखा। डॉक्टर एस जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चावुशोग्लू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष, खाद्य सुरक्षा, G20 प्रक्रियाएं जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तृत रूप से बातचीत की। इससे पहले उन्होंने अपने लीबियाई समकक्ष डॉक्टर नजला एल मंगोश से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने लीबिया में उभरती स्थिति पर अपनी लीबियाई समकक्ष के दृष्टिकोण की सराहना की। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने मित्र ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सहयोग के विस्तार पर चर्चा हुई। और वहीं विदेश मंत्री ने निकारागुआ के अपने समकक्ष डेनिस मोकाडा से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने वैश्विक स्थिति और इसके बहुपक्षीय प्रभावों पर बातचीत की। उसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कोविड-19 और डेंगू से निपटने में भारत की सफलता को लेकर राष्ट्रपति असोमानी की सराहना का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने पर भी चर्चा हुई। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो-एडो से मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोनों देशों के बीच जारी सहयोग पर चर्चा की। विशेष रूप से आतंकवाद पर विदेश मंत्री ने विकास साझेदारी की उपलब्धियों की भी सराहना की। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को शह देने को लेकर चीन एक बार फिर बेनकाब हो गया है। चीन ने 26 से 11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी साजिद मीर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो करने के अपने फैसले का बचाव किया है। समरकंद में चीन ने आतंकवाद का विरोध किया, लेकिन सुरक्षा परिषद में उसने साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इससे आतंकवाद पर चीन की कथनी और करनी को लेकर इस तरह का बड़ा अंतर लगातार दिखता रहा है। 2 महीने पहले ही चीन की वजह से ही यूएनएससी में जैश ए मोहम्मद और आतंकी रऊफ अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी गिर गया था। चीन ने पिछले 5-6 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में शरण लेने वाले आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाने में हर संभव मदद की है। इससे पहले जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर को और उसके बाद लश्कर तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को बचाता रहा है। अमेरिका के शिकागो की एक आवासीय इमारत में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में 8 लोग बुरी तरह घायल हुए, जबकि 3 की हालत गंभीर है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह घटना साउथ ऑस्टिन में 36 इकाई वाले अपार्टमेंट पे हुई। शिकागो अग्निशमन विभाग के मुताबिक मौके पर कम से कम 10 एम्बुलेंस भेजी गई है। राहत बचाव का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। दमकल विभाग के मुताबिक पीड़ितों में 2 महिलाएं हैं, जबकि अन्य 6 पुरुष हैं। फिलहाल धमाके के पीछे कारणों का पता नहीं चल पाया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नागरिकता बिल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।
संसद के दोनों सदनों ने इस बिल को दोबारा पारित किया था और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा था, जिसके बाद देश में संवैधानिक संकट गहराने के आसार बढ़ गए हैं। संविधान के मुताबिक इस बिल को सदन के दोनों सदन दोबारा अगर भेजते हैं तो 15 दिन के अंदर राष्ट्रपति का फैसला लेना होता है। हालांकि फैसला लेते हुए राष्ट्रपति ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति के राजनीतिक सलाहकार लाल बाबू यादव ने कहा कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक व्यवस्था के अधिकार का इस्तेमाल किया है। राजनीतिक सलाहकार ने कहा कि यह बिल संविधान के भाग 2 के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं करता है, महिलाओं के साथ भेदभाव करता है और प्रांतीय के साथ साथ एकल संघीय नागरिकता का प्रावधान नहीं है। और वक्त है खेल जगत की खबरों का। और खेल प्राइम के साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। गौरव, अब आपके पास। शुक्रिया ओपी। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच वनडे सीरीज की खबरों के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही महिलाओं की 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे चल रही है। इससे पहले खेले गए सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को भारतीय महिला टीम के हाथों 7 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा था। आज का ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी अहम होगा। सीरीज का पहला मैच अपने नाम करने के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला टीम जहां आज के इस मैच को जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी, वहीं इंग्लैंड टीम की कोशिश आज के मैच को जीतकर सीरीज में बने रहने की होगी। महिला T20 एशिया कप 2022 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बांग्लादेश के सिलहट में खेला जाएगा। इसकी घोषणा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने की। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ करेगी। फिर भारतीय टीम 3 अक्टूबर को मलेशिया और 4 अक्टूबर को UAE से भिड़ेगी। लगातार 2 दिन खेलने के बाद टीम 7 अक्टूबर को पाकिस्तान के सामने होगी। एशिया कप के 8वें संस्करण में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट राउंड रॉबिन के आधार पर खेला जाएगा, जिसमें शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। और अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज की, जिसमें कल जो खेला गया जो मुकाबला था उसमें टीम इंडिया को हार मिली। पहले मुकाबले में मोहाली में भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 208 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 30 गेंदों में 71 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19.2 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। कैमरून ग्रीन ने 30 गेंदों में 61 रन और मैथ्यू वेड ने 21 गेंदों में 45 रन की नाबाद पारी खेली। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अगला मुकाबला 23 सितंबर को नागपुर में खेला जाएगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की। पाकिस्तान की धरती पर 17 साल बाद क्रिकेट खेलने आई इंग्लैंड की टीम ने जीत के साथ आगाज किया। दोनों देशों के बीच 7 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में इंग्लिश टीम ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। कराची में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैच में पाकिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन का स्कोर किया। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 68 रन की पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 19.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 160 रन बना लिए। इंग्लैंड की ओर से एलेक्स हेल्स ने 53 रन बनाए, जबकि हैरी ब्रुक ने 42 रन की पारी खेली। दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 मुकाबला अब गुरुवार यानी कल खेला जाएगा। बात कर लेते हैं रॉजर फेडरर की। रॉजर फेडरर अपने शानदार करियर के अंतिम टूर्नामेंट द लेवर कप में हिस्सा लेने के लिए लंदन पहुंच चुके हैं। फेडरर ने कहा है कि लंदन पहुंचकर वो काफ़ी खुश हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि उन पर कुछ दबाव सा भी है, क्योंकि ये उनका आखिरी टूर्नामेंट है। 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके फेडरर ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि लेवर कप उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। 41 साल के फेडरर ने टेनिस में कामयाबी के शिखर को छुआ और अपने संपूर्ण खेल से टेनिस की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया। फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 6 बार, फ्रेंच ओपन 1 बार, US ओपन 5 बार और विंबलडन रिकॉर्ड 8 बार जीता है। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के आंकड़े तक पहुंचने वाले वे पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने थे। फेडरर और उनके समकालीन खिलाड़ियों 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल और 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके नोवाक जोकोविच को बिग 3 भी कहा जाता है। इन तीनों ने मिलकर पिछले 2 दशक में टेनिस की दुनिया में अपना दबदबा कायम किया।
जब जज्बा होता है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती, और कड़ी मेहनत के बाद जब कुछ हासिल होता है तो वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गुरुग्राम की गीता, प्रिया और ऋतु यादव नाम की 3 बहनों ने। तो क्या है इन तीनों की कहानी और क्यों इन तीनों का नाम विश्व रिकॉर्ड का गवाह बनाए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपने मेडल्स के साथ अपनी कामयाबियों का ध्यान करती ये हैं हरियाणा के गुरुग्राम शहर की गीता यादव, प्रिया यादव और ऋतु यादव। इन 3 सगी बहनों ने खेल के विश्व पटल पर नया कीर्तिमान स्थापित कर इतिहास रचा है। दरअसल ये वो नाम हैं जिन्होंने इसी महीने स्वीडिश ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत और यूरोपीय कप में कांस्य पदक जीत एक ऐसा कारनामा किया जिसने एक विश्व रिकॉर्ड का निर्माण किया। दरअसल 3 सगी बहनों द्वारा एक साथ पदक जीतना विश्व रिकॉर्ड है, क्योंकि खेल के इतिहास में ये उपलब्धि किसी ने हासिल नहीं की है। इन तीनों को अपनी इस उपलब्धि पर गर्व है और अब इनका लक्ष्य आगे आने वाली चैंपियनशिप्स में अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने का है। स्वीडन में चैंपियनशिप थी, स्वीडन ओपन, जिसमें टोटल 30 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था। उसमें से हम तीनों सिस्टर्स अंडर 30 ग्रुप कैटेगरी में खेले थे, जिसमें हम तीनों ने सिल्वर जीता, जिसकी वजह से रिकॉर्ड बना। नेक्स्ट डे ही उसी वेन्यू पे यूरोपियन कप चैंपियनशिप थी, जिसमें 25 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था और उसमें भी हमने तीनों ने टीम कैटेगरी में खेला था, जिसमें हमें ब्रॉन्ज मिला। विश्व पटल पर कामयाबी का परचम लहराने वाली देश की इन बेटियों के हौसले को बुलंदी देने का काम इनके पिता जितेंद्र यादव ने किया है। हमारा ये सपना था कि हम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएँ, क्योंकि हमें अभी तक पता था कि खेल हिस्ट्री में अभी तक 2 ही बेटियां खेल पाई थी, सेरेना विलियम्स और वेनस विलियम्स, और हमारे पास चांस था कि मेरी तीनों बेटियां खेलती है। और जैसे हमें पता चला कि ऋतु जूनियर में एशियन चैंपियनशिप खेल के आई है, तो हमें उम्मीद हो गई कि मेडल जीत पाएंगे हम, और हमने उसका भी इसी तरह की ट्रेनिंग शुरू करा दी और तीनों को हम लेके चले कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए हम। और आज वो हमारा सपना पूरा हो गया कि हमारी बेटियों ने स्वीडन में ये कारनामा साबित किया। ताइक्वांडो की इन तीनों खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो गीता पहले भी 2018 में विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। वह 2019 में साउथ एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीत चुकी हैं, जबकि ऋतु 2019 में एशियन चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। प्रिया ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में पदक हासिल कर चुकी हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुकी हैं। जाहिर तौर पर इनकी ये सफलता इन्हें हर कदम पर आगे बढ़ने में मदद करेगी और इन्हें इनके लक्ष्य को हासिल करने में एक टॉनिक की भूमिका निभाएगी। तो देश को इन बेटियों पर गर्व है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने अपने बुलंद हौसले से दुनिया को जीता है और ये संदेश दिया है कि अगर किसी काम के प्रति लगन हो तो फिर रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं और सफलता के नए आयाम स्थापित होते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, गुरुग्राम, हरियाणा। तो भी ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस एक बार फिर से बेहतरीन रिपोर्ट गौरव, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। आगे आप देख सकते हैं निखिल सिंह के साथ इस वक्त। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे IME गाजियाबाद, 27 years of excellence in higher education.